ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। इससे पहले जो एक वीडियो आई थी आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 9th, ठीक है। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको बुक से, लेकिन वो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई थी, तो उसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वीडियो छोटी बनाया करो। तो इसी कारण से मैं जो है पूरे चैप्टर की जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करूँगा। आपका जो एक एक टॉपिक है उसे मैं इसी वीडियो के अंदर मैंने जो है खुद की ही PDF बनाई है आपके लिए अलग से, तो आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा जैसी वीडियो एंड होगी, ठीक है। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आपको पता ही है चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। क्लास 9th कंप्लीट चैप्टर, और आपको मेरा नाम पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार सब पहले तो ऑनलाइन आ जाओ, सब ऑनलाइन में सब लाइव आ जाओ, सबको शेयर कर दो वीडियो जो क्लास 9th में है। और एक बार सब जो है यस लिख दें, कमेंट में यस लिखें कि आप लाइव हो और मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है कि नहीं। जल्दी से लिखिए, चलिए मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको लिखने का। हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है मतलब, ओके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वीडियो के अंदर या चैप्टर के अंदर, वीडियो नहीं चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। आपके लिए मैंने यहाँ आइसक्रीम भी रखी है, अगर किसी को खानी हो तो यहीं से ले लेना स्क्रीन से ही, ठीक है। तो चैप्टर में क्या है, सबसे पहले तो हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की, कौन कौन से लीडर्स ने मेजर डिसीजंस लिए। आगे पढ़ेंगे हम कि पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था, वैसे मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था और इसमें भी बताऊंगा, इसमें कंप्लीट चैप्टर होगा, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इन एक एक पॉइंट्स को हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं आगे आगे। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स, ये भी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी कंट्री को। सबसे पहले तो हमने डेमोक्रेसी को डिफाइन किया, फिर उसके फीचर्स पढ़े, फिर डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उसके बाद ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेफिनेशन देखिए, वैसे आप सब जानते होंगे क्योंकि पहली वाली वीडियो भी बहुत लोगों ने देखी है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें कि लोग अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं, ठीक है। हिंदी में भी इंग्लिश में भी बाइलिंगुअल होगी क्लास, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। एक बार और फिर से डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बुक की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैं बताऊं वैसे भी लिख सकते हैं, तीनों चीज़ सेम है अगर आप जो है एक्सप्लेन सही कर रहे हैं तो। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। इन अ डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल रूल द कंट्री। जो लीडर्स हम लोग खुद इलेक्ट करते हैं वही जो है रूल करते हैं कंट्री में, और लोगों वहाँ के लोगों के अंदर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। फ्रीडम होती है कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज करने की और प्रोटेस्ट करने की भी, यानी विरोध करने की भी फ्रीडम होती है डेमोक्रेसी के अंदर, ताकि अगर कोई सरकार गलत करती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ गलत करता है तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो उस चीज़ का विरोध कर सके, ठीक है। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहला जो फीचर है, अकॉर्डिंग टू योर NCERT, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स जो हैं लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। सेकंड फीचर, इसी फीचर को आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में, जो एग्जांपल दे रखा है ना पाकिस्तान का, वही चीज़ बताऊंगा। फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड, यानी कि जो भी इलेक्शंस होते हैं वो फ्रीली होते हैं, किसी के दबाव में नहीं होते हैं इलेक्शन, और वोटों को नहीं खरीदा जाता, यानी वोटर्स को नहीं खरीदते हैं। फिर थर्ड पॉइंट इज ईच एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव 1 वोट एंड 1 वैल्यू, यानी कि सबको पास जो अधिकार है, जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके पास अधिकार है वोट देने का, और उनकी वोट देने से नहीं रोका जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, वेल्थ और एनीथिंग एल्स। द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन द लिमिट्स। जो फोर्थ फीचर ये है, कहते हैं कि जो चुने हुए लीडर्स हैं वो डिसीजंस तो लेंगे बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड द सिटीजन राइट्स। संविधान के अनुसार और लोगों के राइट्स को देखते हुए ही डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी से डिसीजन नहीं ले सकती, ठीक है। और सब जो है रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे।
देन द राइट्स ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान ही हमारे अधिकारों की सुरक्षा करेगा, और उन अधिकारों की जो सुरक्षा की जाएगी, अगर कोई अधिकारों को तोड़ता या फिर नहीं मिलते हमें अधिकार, तो हम जो है जुडिशियरी यानी कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। फीचर समझ में आए? अब एक एक फीचर को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अब मेजर डिसीजन ये था कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, उन्होंने एक मिलिट्री कूप चलाया था 1999 में, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया ये कि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर अपना दबाव बना के गवर्नमेंट छीन ली गई और खुद वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए कंट्री के, ठीक है, पाकिस्तान के 1999 में। फिर हुआ ये कि इस चीज़ का उन्होंने, वहाँ की सरकार ने या वहाँ के लोगों ने विरोध किया। फिर 2002 में, इन 2002 उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया, ठीक है। In 2002, he held a referendum in the country which was based on the malpractice and fraud, guaranteed him a 5-year extension। उसमें ये चीज़ हुआ कि उन्होंने जो एक रेफरेंडम पास किया, और ये उस रेफरेंडम में ये चीज़ हुई कि वो 5 साल के लिए उनकी और जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनते रहेंगे, मतलब 5 साल के लिए और रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत तरीके से 5 साल का एक्सटेंशन मांग लिया, ठीक है। फिर जब ये लॉ पास हुई, आफ्टर पासिंग द लॉ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबलीज। अब लॉ पास होने के बाद ये हुआ कि जो भी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, जो लॉ पास करी थी, उसके पास अधिकार आ गया था कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को भंग कर सकता है, यानी डिसमिस कर सकता है। सो इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड द प्रोविजनल असेंबलीज, और जो इलेक्शंस होंगे वो उनके अंडर कंट्रोल में रहेंगे। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान में चुनाव तो हुए, पाकिस्तान हैज़ हैड द इलेक्शंस रिप्रेजेंटेटिव्स, और वहाँ पे लीडर्स भी चुने गए, बट उनके पास कोई पावर्स नहीं थी। जो पावर थी वो सिर्फ वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स और मुशर्रफ के पास थी, जो खुद के ही सरकार में जो है उनके नीचे सारे लीडर्स थे, और जो मेन पावर थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स और मुशर्रफ के हाथ में थी। तो क्या आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी कहलाने लायक थी? डेमोक्रेसी में ऐसा तो नहीं होता कि ज़बरदस्ती दबाव बना के लोगों से बोला जाता है कि ये लीडर्स को चुनो और पावर में भी हम सिर्फ अपनी चलाएंगे, तो ये डेमोक्रेसी नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा पहला फीचर था। पहला फीचर बेसिकली ये जो एग्जांपल दिया था इसीलिए दिया गया ताकि आपको अच्छे से विद एग्जांपल समझ में आ सके, ताकि कि पाकिस्तान में क्या हुआ था। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज, हम ऊपर वाले एग्जांपल से पाकिस्तान वाले से ये समझते हैं, जो फाइनल डिसीजन होता है, मतलब जो फाइनल पावर होती है वो जो है उन्हीं के हाथ में होगी जिनको लोगों ने चुना है, ना कि उनके पास जो कि पहले से ऊपर जो लीडर बन के बैठे हुए जैसे मिलिट्री ऑफिसर और मुशर्रफ थे, ठीक है। फ्री एंड द फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब हुआ ये, अब हम अगला एग्जांपल पढ़ेंगे। चाइना में इलेक्शंस जो है हर 5 साल में होते थे, और वहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो नेशनल पीपल कांग्रेस कहलाती है, और चुनाव होने से पहले अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी चुनाव होने से पहले कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो चुनाव में खड़ा हो रहा है, वो भी किससे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, जो गवर्नमेंट जो है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही फॉर्म होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी होगी? ठीक है, ये डेमोक्रेसी इस तरीके से नहीं होती जो हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं। वो डेमोक्रेसी सिर्फ जो लिखी होती है वही चीज़ हमें दिखती है, लेकिन जो जब रियल लाइफ में जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो वो अप्लाई नहीं होती डेमोक्रेसी में, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कंट्री का एग्जांपल पढ़ते हैं, मैक्सिको। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर, हर 6 साल में वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। बट अंटिल 2000, सन 2000 तक एक वहाँ पार्टी थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इन इलेक्शंस, मतलब वो पार्टी जीतती आ रही थी 2000 तक। कौन सी पार्टी? PRI। बट कभी जो उसकी अपोजिशनल पार्टीज थी वो कभी जीत नहीं पाई। क्यों? ऐसा क्या खास बात थी इस PRI में कि वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी। डर्टी ट्रिक्स मतलब लोगों को वोट खरीद लेना, लोगों की वोट खरीद के उन्हें दबाव में आके उन्हें उनसे वोट दिलवाना अपने आप को ही, और कोई ऐसे डर्टी ट्रिक्स यूज़ करना जिससे कि वो जीत सकें, ठीक है। इन केसेस में डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जानी चाहिए। और जो हमारा सेकंड फीचर है, इसीलिए बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर करंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। कहने का मतलब ये है कि जो अभी पावर में है और जब उनके बाद में चुनाव होंगे तो उनका भी जो है हारने का उतना ही चांस होना चाहिए जितना अपोजिशन वाले को जीतने का होता है, ठीक है। दोनों के इक्वल चांस होने चाहिए, मतलब वो हार भी सकता है, जीत भी सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी जीत रही है तो वो लगातार जीतती आ रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार जो है कमेंट में लिख दो कि आपको समझ में आ रहा है और मेरी वॉइस क्लियर है ना, ये भी बता देना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। रूल ऑफ लॉ। अब हम देखेंगे कि जो लॉ है
वो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम रूल बनाए जाते हैं और क्या वो फॉलो करती हैं कि नहीं पार्टीज़, और जो हमारे राइट्स होते हैं ह्यूमंस के वो उनका रेस्पेक्ट होता है कि नहीं। अब एक और अलग एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने एग्जांपल लिया पाकिस्तान का, चाइना का, देन मैक्सिको का। अब हम जिम्बाब्वे का देखते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द वाइट माइनॉरिटीज़, 1980 में जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिली वाइट माइनॉरिटीज़ से, तो उन्होंने एक पार्टी फॉर्म हुई ZANU-PF। इनके लीडर जो थे रॉबर्ट मुगाबे, जो कि कंट्री को रूल कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और वही लीडर बनते आ रहे थे काफ़ी टाइम से। तो बेसिकली क्यों बन रहे थे? पॉपुलर तो थे, लेकिन वो भी गलत तरीके से चुनाव करवाते थे और खुद जीत जाते थे, और इलेक्शंस भी हर समय समय पर ही होते थे, और हर बार जो है यही पार्टी जीत जाती थी। और हमने अभी पहले ऊपर पढ़ा है कि इलेक्शन के अंदर बराबर चांसेस होते हैं, किसी के हारने के भी और किसी के जीतने के भी। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड, वहाँ के जो पार्टी वर्कर्स थे उनको परेशान किया जाता था, मीटिंग्स नहीं होने दी जाती थी। वहाँ की जो मीडिया होती थी जिम्बाब्वे की, उस मीडिया को सिर्फ ये बोला जाता था कि उनके बारे में सही सही दिखाएं, जो गलत है या जो भी प्रोटेस्ट करें लोगों को, उनको ना दिखाया जाए टीवी पे, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट को रोक दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट बेसिकली वहाँ इलीगल थी। मान लो कोई प्रोटेस्ट करता है पब्लिक में, यानी बाहर निकल के कोई प्रोटेस्ट करता है, तो उसे रोक दिया जाएगा, उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी और उसे जो है पनिशमेंट भी दी जाएगी। ये लॉ बनी हुई थी। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी हुई? ये मुझे तो नहीं लगता कहीं डेमोक्रेसी है, ठीक है। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ की टेलीविज़न और रेडियो भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी थी। वहाँ के न्यूज़पेपर भी कंट्रोल के अंडर में कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंडर में थे, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, वहाँ पे कुछ कोर्ट जजमेंट्स भी होते थे। मतलब अगर गवर्नमेंट के हक में है कोई केस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे जो आगे के लिए मूव कर देगी, हाँ भाई ये जो केस सही चल रहा है। अगर कोई भी लोग अगर उसकी गवर्नमेंट पे अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट उसे वहीं पर रोक देगी, ठीक है। और जजेस को भी प्रेशराइज करा जाएगा। तो ये इस तरीके की गवर्नमेंट नहीं होती, जिसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज़ नो सिटीजन बेसिक राइट्स। तो वहाँ के बेसिक राइट्स ही ले लिए गए थे। वहाँ बोलने का अधिकार नहीं था, विरोध करने का कोई अधिकार नहीं था, मीडिया भी खरीद ली गई थी गवर्नमेंट द्वारा, न्यूज़पेपर में भी नहीं कुछ भी छप सकता था, कोई भी जजेस थे उनको खरीद लिया जाता था, कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं थी। भाई जब तक कोई पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं होगा तो उस देश की सरकार सही चल ही नहीं सकती, ठीक है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में चल रहा है अभी, बीजेपी रूल तो कर रही है, लेकिन कई बार हमें ये पता भी नहीं चलता कि बीजेपी जो सही कर रही है कि गलत कर रही है, क्योंकि इसके कोई विरोध करने वाले है ही नहीं जो अच्छी तरीके से। कांग्रेस पार्टी अब है ही, कांग्रेस पार्टी का तो पहले से ही वजूद खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी भी कंट्री में उसका अपोजिशन वीक होगा तो वो कंट्री ठीक से नहीं चल सकती, उसका जो बेसिक राइट्स जो है नहीं मिल सकते लोगों को, फैसले नहीं हो सकते ढंग से, या फिर वहाँ के सिटीजन्स के पास पूरा अधिकार नहीं होता, क्योंकि अपोजिशन भी एक बहुत ज़्यादा जो है मेन रोल प्ले करती है किसी गवर्नमेंट को चलाने के लिए या फिर किसी कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? तो आपने देखा ये थर्ड फीचर जो था। आप देखते हैं सेकंड फीचर, आई मीन फोर्थ फीचर, 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। एक इंसान की एक ही वोट डालेगा वो, और उसकी कीमत भी होगी, ठीक है, उसकी वोट की कीमत भी होगी। देयर आर मैनी इंस्टांसेस ऑफ द डिनाइल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। कहने का मतलब ये कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को वोट देने से ही रोक दिया जाता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया में वहाँ की औरतों को यानी विमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2015 में शायद उन्होंने वोट दे दी थी। तो लेकिन हम जो है इसे पहले का ही डेटा मान के चलते हैं कि वहाँ की विमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2015 के बाद वहाँ पे वोट दे दी, वहाँ की विमेंस ने वोट दी थी। फिर एस्टोनिया हैज़ मेड इट सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट्स। तो एस्टोनिया में भी ऐसे ही हुआ था कि वहाँ के जो रशियन माइनॉरिटी के जो लोग थे उन्हें बड़ी मुश्किल से वोट देने के लिए बोला जाता था। इसी तरीके से फ़िजी में वहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम था वो ये था कि फ़िजी लोगों की जो वोट की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द इंडियन फिजियान वैल्यू, ठीक है। तो हमारी डेमोक्रेसी में होता यह है कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैव 1 वैल्यू। समझ में आया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसके फीचर्स क्या थे? अब जल्दी से चलते हैं वाई डेमोक्रेसी। अब हमसे पूछा गया कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो आप क्लास में भी अपने टीचर के साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं। भाई डेमोक्रेसी पहले तो नहीं थी, जब पहले जो है राजा का बेटा राजा ही बनता था, या जिसके हाथ में ताकत होती थी या पावर होती थी वही रूल करता था। लेकिन डेमोक्रेसी की नीड क्या पड़ी अभी देखते हैं। अब जो है कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास में ही आर्ग्यूमेंट किया कि डेमोक्रेसी की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं देखा जाए तो। सबसे पहला ये है कि लीडर्स हर बार चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल में। तो हम कैसे किसी लीडर पर विश्वास करें कि हमारा जो है ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, हमारी नीड्स को फुलफ़िल करेगा।
सेकंड पॉइंट ये है, किसी स्टूडेंट ने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन। फिर ये कहा किसी स्टूडेंट ने कि डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र तो और कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन है पार्टीज़ के बीच में, और जिस पार्टी के हाथ में ज़्यादा पावर होती है वो पार्टी जीत जाती है, और इसमें कोई मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है। फिर सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्ट इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। अब डेमोक्रेसी है, यानी हमारे इंडिया की बात करें तो इतने सारे लोग हैं और कुछ ही लीडर्स को वो चुनते हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार होता है कि हमने अपने लीडर को ये कहा कि आप ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करिए या फिर ये चीज़ मुझे चाहिए, और उस लीडर ने प्रोवाइड नहीं किया। तो कई बार ये होता है कि डेमोक्रेसी में डिले हो जाते हैं, हमारी नीड्स फुलफिल नहीं होती, अगर फुलफिल भी होती हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो किसी स्टूडेंट्स ने ये आर्ग्यूमेंट दिया। फिर फोर्थ पॉइंट में ये कहा कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जो लीडर्स हमने चुन लिए गए उन्हें पता ही नहीं होता कि लोगों को क्या चाहिए, इसकी वजह से वो डिसीजन कुछ भी ले देते हैं और लोगों को वो डिसीजन पसंद नहीं आते। देन डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन बहुत होता है। ठीक है। किसी स्टूडेंट ने ऐसा भी सोचा कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, जिसकी वजह से और ज़्यादा करप्शन होगा तो देश में जो है गड़बड़ियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है। गड़बड़ी ज़्यादा होगी इलेक्शंस में तो वही पार्टी जीतेगी, वही पार्टी जो जीतेगी जो वोट ज़्यादा खरीद लेगी, तो करप्शन को बढ़ावा होगा। ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जो सामान्य लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमें बेसिकली कई बार पता नहीं होता कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और हम डिसाइड नहीं कर पाते कुछ भी कि हमें हमारे लिए लीडर कौन सा अच्छा होगा, और हम वोट किसी को ऐसे ही दे देते हैं कि वोट तो देनी ही है। तो ये सब डेमोक्रेसी के आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि इसके अगेंस्ट में थे। अब देखते हैं कि डेमोक्रेसी के हक में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट हैं। पहला जो आर्ग्यूमेंट है, इट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर डिस्काउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक तरीके जो है गवर्नमेंट है बहुत अच्छी गवर्नमेंट है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट्स। मैं इसी की वीडियो के आखिरी में आपको कुछ और गवर्नमेंट्स के टाइप भी दिखाऊंगा। ठीक है। जो डेमोक्रेसी तो एक अलग गवर्नमेंट है, और भी हैं, जैसे ऑटोक्रेसी है, प्लूटोक्रेसी है, ठीक है, डिक्टेटरशिप है, या फिर थियोक्रेसी है। इन सब गवर्नमेंट्स को भी डिफाइन करूँगा। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग की पावर को भी इम्प्रूव करती है, यानी हम जो अपना डिसीजन ले रहे हैं उसको भी, उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। मतलब हम सही दिशा में लोगों के लिए सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी ये हेल्प करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में या फिर कोई भी झगड़ा होता है तो वो ईजिली हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। डिग्निटी ऑफ सिटीजन मतलब वहाँ के लोगों का रहने का ढंग कैसा, वो क्या खाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। ठीक है। इन सबको भी इम्प्रूव करती है। और डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। मतलब हमारी खुद की गलतियों को ही, अगर हमने कोई गलती कर दी, मान लो हमने कोई लीडर गलत चुन लिया, तो हम नेक्स्ट योजना में या फिर जब अगली बार चुनाव होंगे तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अभी बेसिकली चैप्टर के एंड में ही चल रहे हैं हम। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट a representative democracy where majority is allowed to take decision on the behalf of the people। बेसिकली ब्रॉडर मीनिंग ये है कि किसी भी देश में, हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने विचार अलग हो सकते हैं और डिसीजन भी फिर सबके अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए हम एक लीडर को चुन लेते हैं, जिससे होता ये है कि वही लीडर हमारे लिए जो है डिसीजंस लेगा और हमारे हक में लेगा, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता, सबके और भी काम होते हैं। तो इसलिए हम अपने लीडर्स को चुन लेते हैं कि ये हमारे हक में बात करेगा या फिर हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा या फिर हमारी नीड्स को पूरी करेगा। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही रूल करते हैं। रूल मतलब जैसे कि हमने किसी लीडर को चुन लिया तो हम उस लीडर से बात कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप मेरे क्षेत्र में ये चीज़ पूरी करिए। नेक्स्ट वन इज़ जो ब्रॉडर मीनिंग है डेमोक्रेसी का, डिटेल में पढ़ रहे हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। बेसिकली इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम सबसे डिसीजन मतलब कंसल्ट करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए डिसीजन बुरा भी हो सकता है, किसी लिए अच्छा भी हो सकता है, तो जिसे हम लॉ कहते हैं। जब भी लॉ पास करी जाती है तो हम अच्छे से सोच विचार करते हैं कि क्या ये लॉ सभी के लिए पूर्ण रूप से सही होगी या नहीं। तो डेमोक्रेसी में अच्छे से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है।
डेमोक्रेसी इज़ ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। बेसिकली डेमोक्रेसी एक तरीके से एक हम कह सकते हैं सिद्धांत है जो कि हम अपनी खुद की रियल लाइफ में भी लगा सकते हैं। कैसे, वो अभी आगे बताऊंगा मैं। डेमोक्रेसी कैन बी अप्लाई टू एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम देखो, जैसे मैंने पॉइंट दे रखा है आपको, ये पॉइंट ऐसे है कि वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। मैंने कहा कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। हमें जब भी कोई डिसीजन लेता है तो हम लेना होता है तो हम जो है सब एक साथ बैठते हैं और फिर जो भी ओपिनियन हमारे विचार होते हैं हम अपने बड़े के साथ, यानी अपने कोई भी जो हमारा मुखिया या फादर के साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है या आपकी फैमिली डेमोक्रेटिक है अगर ऐसा करती है तो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिली में सारे लोग मिलकर बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं कि आज ये किया जाएगा तो हम कहेंगे कि ये फैमिली जो है डेमोक्रेटिक फैमिली है। और अगर बड़े लेवल पे देखें तो कहेंगे कि ये कंट्री ही भी ऐसी है जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है कि सारे डिसीजंस को जो है ऐसे नहीं है कि एक ने डिसीजन ले लिया और वो मान्य होगा, और हो सकता है बेसिकली वो गलत भी हो जाए, तो सब एक साथ डिस्कस करके करते हैं। फिर सेकंड एग्जांपल ये, आई डोंट लाइक द टीचर हु डोंट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस। बेसिकली ये आपकी क्लास के लिए ये कि हम उस टीचर की बात करते हैं कि जो टीचर बोल देता है कि मेरे से कोई क्वेश्चन मत पूछो, मना कर देता है कोई क्वेश्चन मत पूछना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टीचर जो है हमारे लिए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कि हम लोग पूछ भी नहीं सकते हैं, बस वही पढ़ाया जा रहा है और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ द डेमोक्रेसी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक ही लीडर होगा और उसके कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, तो हाउ कैन दे टॉक ऑफ द डेमोक्रेसी। जब उन्होंने किसी लोगों से कुछ पूछा ही नहीं, अपने फैमिली मेंबर से कुछ पूछा ही नहीं, तो किस तरीके से वो डेमोक्रेसी कहलाई। तो हमारी रियल लाइफ से भी समझ में आई डेमोक्रेसी क्या होती है। बेसिकली चैप्टर यहाँ एंड होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है कि कितनी टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है। बेसिकली मोटा मोटा देखें तो 16 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़नी है वही मैं बताऊँगा। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और चीज़ अगर आपको पढ़ना हो तो यहाँ स्क्रीन पे आप अच्छे से पढ़ लो, लेकिन मैं वही एक्सप्लेन करूँगा जो आपके सिलेबस में है, जो आपके लेवल की है। जैसे थियोक्रेसी में वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें कि लोग रूल करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, यानी भगवान के नाम पे रूल किया जाता है। ठीक है। ऑटोक्रेसी ये होती है गवर्नमेंट कंट्रोल बाय द एब्सोल्यूट पावर, जो कि सिर्फ सिंगल बंदे के हाथ में पावर होती है और वही रूल करता है। थियोक्रेसी भगवान से संबंधित है। डेमोक्रेसी मतलब थियोक्रेसी जो है एक टाइप की गवर्नमेंट है जो कि भगवान से संबंधित है, भगवान के नाम पे रूल होता है। ऑटोक्रेसी में सिंगल रूल करते हैं। इसी तरीके से जो आपके सिलेबस में एनार्की इज़ ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ लॉ, मतलब वहाँ कहीं लॉ ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, लोग जो चाह रहे हैं अपने आप खुद से ही कर रहे हैं। ठीक है। मोनार्की क्या है कि अ गवर्नमेंट विच सुप्रीम अथॉरिटी इज वेस्टेड इन अ सिंगल एंड यूजुअली हेरिडेटरी। मोनार्की मतलब कि जो किंग्स रूल चलता है कि पहले जो राजा था फिर उसका बेटा बना, फिर उसका बेटा राजा बना। ठीक है। तो पावर भी उन्हीं के हाथ में होगी। ओलिगार्ची होती है भी एक टाइप की गवर्नमेंट ही है जिसमें कुछ लोग ही रूल करते हैं। ठीक है। प्लूटोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट रूल बाय द रिच और पावर प्रोवाइडेड बाय वेल्थ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ वेल्दी क्लास रूलिंग अ गवर्नमेंट ऑफन फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर से बताता हूँ। इट इज़ अ गवर्नमेंट, मैं प्लूटोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। इट इज़ अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द रिच और द पावर, जो ज़्यादा अमीर हैं या जिनके हाथ में ज़्यादा पावर है वही रूल करते हैं गवर्नमेंट में, या फिर गवर्नमेंट उन्हीं के साथ ही ज़्यादा अपना मतलब रखती है क्योंकि वही लोग उन्हें पैसे देंगे, तो प्लूटोक्रेसी कहलाती है। ठीक है। और गवर्नमेंट जो मैंने इसमें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं आप खुद से पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, मैं तो ऐसे ही से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर है डिक्टेटरशिप क्या होती है, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर रेस्ट एंटायरली ऑन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है। जिसमें कि पूरी जो पावर है एक ही पर्सन के ऊपर ही रहती है, डिक्टेटरशिप, जैसे हिटलर का रूल था। ठीक है। दिस रूल क्या कुड बी एक्वायर्ड बाय द इनहेरिटेंस और फोर्स, मतलब बेसिकली ज़बरदस्ती से मान लो तुमने अधिकार कर लिया किसी स्टेट के ऊपर और रूल करने लगे, तो वो डिक्टेटरशिप कहलाती है। ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, शेयर करो वीडियो को उन बच्चों तक जो क्लास 9th में है। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते जो आपको क्या करना है, अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करके जानी है वीडियो। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया है, अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।